अब हम लोग लेंस की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। TIR वगैरह सब देख लिया गया है, रिफ्लेक्शन देख लिया गया था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज। लेंस पे जाने से पहले हमें उसके पार्ट्स को पढ़ना होगा, लेंस बनाया कैसे गया था। ठीक है, तो जैसे पढ़ा गया था मिरर में, जैसे मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था, मिरर होता क्या है, एक बड़े से स्फीयर का पार्ट होता है कि नहीं, एक बड़े से स्फीयर का पार्ट होता है, ये एक बड़े से स्फीयर का पार्ट होता है, जिसमें मैं इधर की तरफ अगर पॉलिश कर दूं तो ये कनकेव हो जाता है। उसी तरीके से मैंने एक स्फीयर लिया, मैंने एक स्फीयर लिया और उसका पार्ट किया मैंने, सेम जैसे मिरर में करते हैं। बस अब हम लोग पॉलिश नहीं करेंगे, अब हम लोग पॉलिश नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ मीडियम हमारा रेयरर रहेगा और एक तरफ हमारा डेंसर रहेगा। मतलब कि मैं एक ग्लास का स्फीयर लूंगा। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक प्लेट काटते थे हल्का सा, हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा सरकमफेरेंस को ही तो काटा था, बस बस इतना को काटा, बाकी इधर का जितना पोर्शन था सबको मैंने हटा दिया। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं सर, हम लोग करेंगे, ग्लास लूंगा मैं, ग्लास मैं ऐसे कट करूंगा और इधर से इतना ये बढ़ा करके इतना कट करूंगा मैं। ये पूरा ग्लास रहेगा कि नहीं रहेगा, ये पूरा ग्लास रहेगा, मीन्स मैं इतना बड़ा टुकड़ा लेने वाला हूं। अब इससे हम लोग चीजों को समझने वाले हैं, इसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। पॉलिश नहीं किया जाएगा, अब यहाँ पे पॉलिश नहीं किया जाता है। पार्ट मैं लूंगा अलोंग विद क्या, ग्लास, ग्लास का टुकड़ा उसके साथ रहेगा, कट नहीं किया जाए। जैसे मान लो ये है ना, ये लिया गया तो क्या हो गया, ये मिरर हो गया। मैंने कहा कि जिस भी सर्किल का ये पार्ट था, जिस भी सर्किल का ये पार्ट था, ये स्फीयर का पार्ट था, मैं इसको कट नहीं करूंगा, इधर इधर का पोर्शन कट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ऐसे और यहां से आगे बढ़ाया, यहां से आगे बढ़ाया, यहां से पूरा पोर्शन ही कट किया मैंने। ठीक है, तो ये हमारा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। अब ये दो टाइप का होता है हमारा, दो टाइप का, जैसे उधर कनकेव कन्वेक्स पढ़ा गया था वैसे ही सेम। एक ये हमारा हो गया इस तरीके से कुछ, और एक शेप हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, एक शेप ये हो गया हमारा, ये हमारा रेयरर मीडियम है, दिस इज आवर डेंसर मीडियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और एक ये हो गया हमारा, इधर रेयरर है और इधर हमारा क्या है, डेंसर है। इसको हम बोलते हैं कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। डेफिनेशन में यही लिखवाया भी गया है। डेफिनेशन में क्या लिखा है, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में क्या लिखा गया है, इट इज कन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर मीडियम साइड। ये कन्वेक्स होता है रेयरर मीडियम साइड पे, और ये कन्वेक्स, ये कनकेव होता है रेयरर मीडियम साइड में। ठीक है, इसी से पहचाना जाता है। ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसका कन्वेक्स वाला साइड रेयरर की तरफ होगा। ये कनकेव है क्योंकि कनकेव वाला जो सरफेस है वो रेयरर की तरफ है। इस फिगर को बना लेना उसी डेफिनेशन के नीचे। अच्छा, पहले कुछ और चीजें समझ लो, पहले इसी में समझो। अब यहां पर सर ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं आएगा। सही है, इसी तरीके से यहाँ पे क्योंकि एक स्फीयर का पार्ट है ना ये, इन सारी चीजों को लिखवा नहीं रहा हूं मैं। ये पोल है, इसका सेंटर इधर कहीं आएगा कि नहीं आएगा, फोकल लेंथ इधर आएगा, इसका फोकल लेंथ इधर आने वाला है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, फिगर को बना लो। अब यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन हम लोग मानते हैं वो वही है, पुराना वाला ही साइन कन्वेंशन है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंसेज होंगे वो हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव। लाइट रे की डायरेक्शन में अगर मैं चलूंगा तो पॉजिटिव, लाइट रे के अपोजिट चलूंगा तो नेगेटिव। सही है, साइन कन्वेंशन ये होता है हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है अजम्पशंस, कुछ हम लोग लेते हैं, कुछ अज्यूम किया जाता है। यहाँ पे 3 अजम्पशंस होते हैं। पहला अजम्पशन क्या लिखवाया गया है, पहला अजम्पशन है
ऑब्जेक्ट को हम ये मान करके चलेंगे कि वो कहाँ पर है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और कहाँ रखा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। अभी जब इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे तो ऑब्जेक्ट को मैं यही मानूंगा प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैं मान के चलता हूं कि पॉइंट साइज है, बहुत छोटा है और कहाँ रखा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा गया है। दूसरा अजम्पशन क्या माना जाता है कि सर जो अपर्चर है इसका, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, ताकि एंगल्स जो है वो छोटे बने और मैं साइन आई को आई और साइन आर को आर लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ये अजम्पशंस होते हैं, 3 अजम्पशन बोल माना जाता है। और बोर्ड में ये पूछा भी जाता है कि अलोंग विद, डिराइव करो इसके रिलेशन को अलोंग विद अजम्पशंस। अजम्पशन तुमको लिखना पड़ेगा बोर्ड में कि क्या क्या, ये तीनों अजम्पशंस को लिख करके आना। पहला कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हम मानते हैं और कहाँ रखा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे। दूसरा अजम्पशन क्या होता है, अपर्चर बहुत छोटा होता है। तीसरा अजम्पशन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो बहुत छोटा होगा, जिसकी वजह से मैं साइन आई को आई और साइन आर को आर लिख सकता हूं मैं। ये तीनों अजम्पशन रट करके रखना है। अब देखना हमें रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। जो अभी हमने स्फेरिकल सरफेस पढ़ा, एक कनकेव होता है और एक कन्वेक्स होता है। अब उससे रिफ्रैक्शन को हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन हमारा क्या था कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉइंट साइज होगा और कहाँ रखा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को माना प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये पोल है हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सही है। अब यहां से हम लोग एक रिलेशन को बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। यहां से एक लाइट रे निकलेगी जो कि जाकर के इस सरफेस पे इंसिडेंट होगा। रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही होगी लाइट रे, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब देखते हैं, सबसे पहले नॉर्मल बनेगा। यहाँ पे नॉर्मल जो होता है वो कहाँ से पास होकर के जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के जाता है, सबको पता है ये बात। नॉर्मल जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के जाने वाला है। सही है। अब देखो, इस लाइट रे की जाने की इच्छा किधर थी सर, ऐसे इच्छा थी कि नहीं, इच्छा इसकी ऐसी थी सीधे जाने की। बट रेयरर से डेंसर जाएगा तो क्या होता है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होता है कि नहीं, नॉर्मल की तरफ बेंडिंग होगी। मतलब ये लाइट रे इधर ना जाकर के नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुकेगा, और झुकेगा तो मान लेता हूं मैं यहां पर कहीं आकर के क्या बनाएगा, ये इमेज बनाने वाला है। बात समझ में आ रही है। ये हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा नॉर्मल से, नॉर्मल ये है, ध्यान से देखना, ये है नॉर्मल, तो नॉर्मल से ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं, नेमिंग कर देते हैं हम लोग, इसको ए नाम मान लेते हैं हम लोग और इसको एम मान लेते हैं। सही है। मैं मान के चल रहा हूं कि जो इंसिडेंट या ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, जो रे निकल रही थी ऑब्जेक्ट से वो अल्फा एंगल बना रहा है। इमेज जो एंगल बना रहा है उसको मैं बीटा मान लेता हूं और इसको मैं गामा मान लेता हूं। बात समझ में आ रही क्या, एक को अल्फा मान लिया, इसको मैंने इमेज वाले को बीटा मान लिया और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने गामा मान लिया। ठीक है। अब स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं मैं इंटरफेस एक्स वाई पर, ये इंटरफेस एक्स और वाई मान लेता हूं मैं, ये हमारा इंटरफेस एक्स वाई है। तो एट इंटरफेस एक्स वाई लिखना मत अभी कुछ भी, मैंने क्या किया है, लेट एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी को मैंने माना है कितना, अल्फा, एंगल ए आई पी को, एंगल ए आई पी लिखो, सी लिखो, जो भी लिखना हो, इसको मैंने माना है बीटा, और एंगल ए सी पी को मैंने माना है क्या, गामा। इन तीनों एंगल्स को मैंने माना है कैलकुलेट करना में। अब अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस एक्स वाई, इंटरफेस एक्स वाई पर मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता था, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, यही बोलता है, म्यू वन साइन आई इक्वल्स म्यू टू साइन आर, ये बोलता है कि नहीं। अब हमें पता है सिंस आई एंड आर आर स्मॉल, क्योंकि सेकंड एजम्पशन यही होता था कि थर्ड एजम्पशन, तीसरा एजम्पशन यही माना गया है कि एंगल बहुत छोटे होते हैं। सर जैसे ही छोटा हो जाएगा तो क्या मैं लिख सकता हूं, म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1। अब सर मैं आई और आर की वैल्यू को यहां से निकालूंगा। आई यहां पर बैठा है कि नहीं,
अगर तुम ध्यान से देखो ट्राइंगल ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी, उसके लिए क्या एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है? ठीक है, तो फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ सी क्या मैं लिख सकता हूं? आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा लिखा जा सकता है कि नहीं? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल होता है कि नहीं? इसको मैं लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा एंड फ्रॉम ट्राइंगल। अब आर निकालना मुझे, आर कहां पर आ रहा है? ध्यान से देखो, आर जो है यहां पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यहां पर आ रहा है। आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? बोलो, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा लिखा जा सकता है। मतलब इन ट्राइंगल ए सी आई, इन ट्राइंगल ए सी आई, इन ट्राइंगल ए सी आई आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा लिख सकता हूं। और यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी गामा माइनस बीटा, लिखा जा सकता है। सही है, मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन वन। फ्रॉम इक्वेशन वन आई की जगह मैं पुट करूंगा म्यू वन अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू म्यू टू, आर की जगह पे पुट करूंगा मैं गामा माइनस बीटा। कोई दिक्कत है? अब क्योंकि हमें पता है एंगल्स बहुत छोटे बने हुए हैं सारे के सारे, ठीक है, सिंस एंगल्स आर स्मॉल, तो क्या तुम अल्फा को tan अल्फा बोला जा सकता है कि नहीं? अल्फा को tan अल्फा ही बोल सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि अब मुझे डिस्टेंस चाहिए। मैं क्यों कर रहा हूं ये सारी चीजों को? मुझे डिस्टेंस चाहिए, यू वी आर एफ इनके टर्म्स में। ठीक है, तो अब देखो यहां पे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या तुम u बोलते थे कि नहीं? और इमेज का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग v बोलते हैं कि नहीं? सेंटर से रेडियस r होता है कि नहीं? ये सब पढ़े हुए हम लोग। ठीक है, तो tan अल्फा को क्या लिख सकता हूं? इस ट्राइंगल में देखो जरा ध्यान से, ए एम ओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। tan अल्फा को क्या लिखा जा सकता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ए एम है, अपॉन में बेस कितना है? ओ एम है। अब क्योंकि अपर्चर भी हमारा बहुत स्मॉल है, तो ओ एम को मैं ओपी लिख सकता हूं कि नहीं? इस पूरे डिस्टेंस को मैं ओपी भी तो लिख सकता हूं क्योंकि अपर्चर बहुत स्मॉल है। अरे ये सब कर चुके हैं हम लोग। ए एम बाई ओपी भी लिख सकता हूं मैं इसको। सही है, इसी तरीके से बीटा को क्या लिखा जा सकता है? बीटा को मैं लिख सकता हूं tan बीटा, और tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए एम अपॉन में एम आई, ए एम अपॉन में एम आई। और एम आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग? पी आई लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है। अरे एम से आई जाऊं चाहे मैं पी से आई जाऊं, अपर्चर छोटा होने की वजह से ऐसा होगा। गामा को मैं लिख सकता हूं tan गामा, और tan गामा क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में? देखो ए एम सी में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ए एम अपॉन में एम सी, और एम सी को मैं पी सी लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, यहां पे लिख लेना सिंस अपर्चर इज स्मॉल, सिंस अपर्चर इज स्मॉल देयरफॉर ओ एम को मैं लिख सकता हूं ओ पी, कॉमा एम आई को मैं लिख सकता हूं पी आई, कॉमा एम सी को मैं लिख सकता हूं पी सी। बात समझ में आती है क्या? अब इन सारी वैल्यूज को उठा करके मैं यहां पर रखूंगा। देयरफॉर म्यू वन अल्फा की जगह क्या रखूंगा? ए एम अपॉन में ओपी, ए एम अपॉन में ओपी प्लस गामा की जगह पे ए एम अपॉन में पी सी इज इक्वल्स टू म्यू टू, इज इक्वल्स टू म्यू टू। गामा की जगह पे क्या रखा जाएगा? ए एम अपॉन में पी सी, माइनस बीटा की जगह क्या लिखा जाएगा? ए एम अपॉन में पी आई, ए एम अपॉन में पी आई। कोई दिक्कत है? ए एम ए एम ए एम ए एम सारा कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? तो बचा कितना? म्यू वन 1 अपॉन ओ पी प्लस 1 अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू टू 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई। बात समझ में आती है इतनी? ठीक है, तो पहले इतना लिखा जाए, आगे फिर देखते हैं। अभी यूजिंग या बाई न्यू साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के हिसाब से सर हम लोग बोल सकते हैं क्या?
OP क्या है, किसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का, तो क्या लिखते हैं, -u लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना -u, ठीक है, ठीक है। पीसी का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि नहीं है। सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल से, याद रखना। P2I क्या है सर, P2I क्या है, इमेज है, प्लस का व्यू लिखूंगा क्योंकि लाइट जिधर चल रही थी उसी डायरेक्शन में भी चल रहा हूं। सारे वैल्यूज के यहाँ पे चिपका देते हैं, जगह है ना, अभी इधर लिख रहा हूं। देयरफॉर μ1 1/OP की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का u लिख सकता हूं कि नहीं मैं, माइनस ये प्लस है, प्लस 1/PC की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, r लिख सकते हैं, इक्वल्स μ2 क्या लिख सकते हैं, 1/PC की जगह पे r लिखा जा सकता है और माइनस 1/v लिखा जा सकता है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं सर। इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां ध्यान से देखते रहना, μ1 डिवाइडेड बाई -u, और इसको मैं इधर लेकर के आ रहा हूं, प्लस μ2 डिवाइडेड बाई v इक्वल्स, इस r वाले को उधर लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन में r हो जाएगा कि नहीं। देखो ये μ2 बाई आर पहले से था, और ये जब उधर जाएंगे तो माइनस μ1 बाई आर बनाएंगे। ये होता है हमारा फॉर्मूला, इसको याद रखना। याद रखने का तरीका सबसे सिंपल है, जब अगला हम लोग पढ़ेंगे डेंसर से रेरर मीडियम, तो इसी फॉर्मूले में बस ये चेंज हो जाता है। सही है, याद देखो कैसे रखोगे, μ1 बाई u1, μ1 में ऑब्जेक्ट रखा था कि नहीं, μ1 में ही ऑब्जेक्ट रखा था कि नहीं रखा था, तो μ1 के नीचे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आएगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है कि नहीं, डिस्टेंस, प्लस μ2 में कौन बना, इमेज बना कि नहीं, तो μ2 बाई वी हो गया, ठीक है, μ2 बाई वी, और इमेज कहाँ बन रहा है, डेंसर मीडियम बन रहा है, तो μ2 के नीचे v आ गया, इक्वल टू डेंसर माइनस रेयरर अपॉन में r हो जाएगा। मतलब बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू अपॉन में r हो गया। या ऐसे भी समझ सकते हो तुम कि डेंसर में इमेज बन रहा था, इमेज पॉजिटिव है, राइट साइड में बन रहा है ना, और रेयरर में क्या है, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या होता है, निगेटिव होता है कि नहीं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निगेटिव होता है, इसीलिए μ1 के साथ निगेटिव लगा देंगे और μ2 के साथ पॉजिटिव लगा देंगे, और दोनों का डिफरेंस अपॉन में r हो जाएगा। ठीक है, अगला जब फॉर्मूला लिखा जाएगा तो वहां पे कंपैरिजन करा दूंगा, इतना नोट कर लो, बाकी कल देखते हैं।